हेलो एंड वेलकम बैक ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी। इन इंडियन पॉलिटी जो टॉपिक डिस्कस होगा वो हमारा होगा द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये हमारा टॉपिक डिस्कस होगा। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा है ये दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आया है यूपी पीसीएस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस की क्या वैल्यू है, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। हमें एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो समय समय पर ब्रिटिशर्स ने एक्ट्स जारी किए थे। तो ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें प्रोविजन वॉज मेड, किसके लिए? फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पर? एट कैलकटा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें कि इसके लिए द प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कहाँ पर? एट फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नाम की एक जगह है जहाँ पर ये दिया गया था। ओके, ये कहाँ रहता है? दिस इज इन कैलकटा। जो कोलकाता नाम है वो अभी दिया गया है, उस समय पर ये कैलकटा नाम था इसका। ओके, सो ये किस रेगुलेटिंग एक्ट में आया था या किस एक्ट में आया था? तो इट कम्स अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसमें इसको डाला गया था। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, नोट में हम कुछ और पॉइंट भी जानेंगे, जैसे तो पहला पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट इज द कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1774। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश्ड कब हुआ? तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ हमारा 1773 में। ओके, और कोर्ट जो एस्टेब्लिश्ड हुआ है दैट इज इन 1774। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये एक्ट कब आया। तो एक्ट आया है हमारा 1773 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ है हमारा 1774 में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है इसमें, इम्पॉर्टेंट नाम है सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे का। ओके, तो सर एलिजा जो इम्पे हैं इनको फर्स्ट she was considered as the first chief justice of सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये देखिए ये यूपी आरओ का क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी आरओ और एआरओ। तो आरओ एग्ज़ाम्स भी यूपी पीसीएस लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तो इसमें पूछा गया विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है? ओके,
तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो जिस हिसाब से हमने पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है तो बिल्कुल सही बात है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था उसी में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था। तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एक्सप्लेनेशन अब मैं प्रीवियस क्वेश्चन में दे चुका हूँ। नेक्स्ट, क्या फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट कौन है, तो ये नहीं है, ठीक है, लेमिएस्टर नहीं है। कौन है फर्स्ट चीफ जस्टिस, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं सर एलिजा इम्पे। ओके, अगर इस क्वेश्चन में इनका नाम अगर दिया होता तो आपका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता, तो ये ऑप्शन तुम्हारा रॉन्ग है। देयरफॉर ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, वन ओनली। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ एक मैच ऑफ कॉलम दिया गया है। नाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सेकंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखो ये हमने अभी ये एक्सप्लेन किया था कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किसके हिसाब से हुआ था, दैट इज़ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के हिसाब से। ओके, तो जिसमें बी जो है, बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। तो देखो इसके हिसाब से ही हमारा ऑप्शन यहाँ निकल के आ चुका है कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, फिर भी हम ये अदर ऑप्शंस देखेंगे। इसमें केवल एक ऑप्शन से ही हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें दूसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ फिर भी हम देखते हैं आखिर किस में किया गया है। तो अगर हम पहली बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, जो कि 1773 में था, तो ये किसके बारे में बताता है, इट सेड अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें, पिट्स इंडिया एक्ट आया है इसके बाद। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, ये किसके बारे में बात करता है, सो इट सेड अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये आप नोट्स की तरह से भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम नोट्स की तरह इनको देखेंगे, उसके बाद हम इसको ऑप्शंस में मैच करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा है चार्टर एक्ट 1813 आया। ओके, चार्टर एक्ट 1813 आया। 1813 में जो चार्टर एक्ट आया है, इसमें परमिशन टू द इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। तो इंग्लिश मिशनरीज जो इंग्लैंड से आए हुए लोग थे, उनको इंडिया में काम करने की परमिशन मिलना। तो इट विल सेड अबाउट परमिशन किसको, टू ब्रिटिशर्स, इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। ओके, एंड लास्ट अगर हम बात करें, एक चार्टर एक्ट और आया 1800। तो ये 20-20 साल में रूल्स निकाले गए, एक्ट निकाले गए। तो 1833, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है, ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर्स इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर्स किसमें, इन गवर्नर जनरल काउंसिल।
ओके। अब अगर हम देखें तो हमारा जो ए ऑप्शन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये किसके हिसाब से आया, सेकंड, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के हिसाब से। अगर हम देखें परमिशन टू इंग्लिश मेंबर मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, तो ये बात करता है चार्टर एक्ट 1813। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो दिस विल कम अंडर चार्टर एक्ट 1833। ओके, तो उस लिहाज से ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस का है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आईएएस में आया हुआ है, आईएएस 2018। ओके, इसमें देखिए क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो इंग्लिश एजुकेशन की बात किस में की गई, किस एक्ट में किया गया, तो हम कुछ बातें जानेंगे इसमें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, डिस्करेज द ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया था। तो 1813 में इन चार्टर एक्ट 1813 देयर वॉज ऑल्सो प्रोविजन दैट कंपनी शुड इन्वेस्ट 1 लाख एवरी मंथ। ओके, कितना, 1 लाख रुपए एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करेगी, ये चीज़ बताई गई। 1 लाख एवरी ईयर, सो पर ईयर, ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियन, किस पे, ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियन, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये किस में बताया गया, जो चार्टर एक्ट था 1813 का, चार्टर एक्ट 1813 में इसमें ये बात कही गई। नेक्स्ट, इन 1823 जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विच हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रांट द 1 लाख रुपीज़। ओके, सो इसमें हमारी बात होती है ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी वाज कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग नेचर ऑफ द एजुकेशन, जिसमें कंट्रोवर्सी हुई दैट क्या होती है, दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इम्पार्ट टू द लोकल पॉपुलेशन टू इट्स टेरिटरी। ठीक है, जिसमें एस.टी. प्रिंसिप और डॉक्टर एच.एच. विल्सन सपोर्टेड द ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन। तो दो नाम आते हैं जिसमें एस.टी. प्रिंसिप का और डॉक्टर एच.एच. विल्सन का। ठीक है, किसका आ रहा है, एच.टी. प्रिंसिप एंड डॉक्टर एच.एच. विल्सन, डॉक्टर एच.एच. विल्सन, ये दो नाम आते हैं। ये दो नाम आते हैं फॉर द ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन एंड एंजलिस्टिक। दे वर लेड बाय चार्ल्स ट्रेवेलन who advocated for imparting of western education through medium of English. Okay, तो during the rule of Governor General Lord William Bentinck, तो अब लॉर्ड विलियम बेंटिक का एक पीरियड था। लॉर्ड विलियम बेंटिक किस पीरियड में थे, 1828 से लेकर 35 तक। ओके, 7 ईयर्स। तो इनके कार्यकाल में प्रपोजल ऑफ लॉर्ड मैकाउले वॉज एक्सेप्टेड एंड इंग्लिश लैंग्वेज वॉज एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर पौधा दिया गया कि ये लैंग्वेज हमारी यूज़ होगी फॉर द हायर एजुकेशन। ओके, तो अब अगर हम बात करें, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, विच लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो चार्टर एक्ट 1813 बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 इन 1823 जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। उस लिहाज से हमारा ये ऑप्शन भी ठीक रहेगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ओरिएंटलिस्टिक एंड एंजलिस्टिक कंट्रोवर्सी, तो बिल्कुल ये भी हुई है। ओके, तो ये ऑल 3 क्वेश्चंस आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसमें थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। तो जो आईएएस एग्ज़ाम होता है वो केवल सिंपल, अगर हम और किसी एग्ज़ाम की बात करें तो ये यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813 में
इंग्लिश एजुकेशन को लाया गया, इतना ख़त्म हो जाता आपका काम, ठीक है। लेकिन ये जो दो स्टेटमेंट, इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल स्टडी नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, किताबों को पढ़ना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं UPRO, UPPCS, स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स, इसमें एक सिंगल लाइन का क्वेश्चंस क्रिएट किया जाता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट IAS, तो IAS में तुमको थोड़ा डिटेल में जानकारी चाहिए है, और ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है इन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द IAS ना। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, बाय विच एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, किस चीज़ में मोनोपोली? ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड कॉफी, चाइना ट्रेड, ओके। तो टी के व्यापार के अलावा और चीज़ों में मोनोपोली को एबॉलिश्ड किया गया, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश्ड। और किसको छोड़ दिया गया यहाँ पर? टी एंड चाइना ट्रेड, ओके। तो ये जो बात कही है, दिस विल इन चार्टर एक्ट 1813, 1813 के चार्टर एक्ट में, चार्टर एक्ट 1813, ओके। तो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबॉलिश्ड अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट टी ट्रेड। तो इसमें एक्सेप्शन किस चीज़ का रखा गया? अबाउट द टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड, ओके। टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड. Now, it asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company. Act also empowered local government to impose taxes and punish those who did not pay. 1833 में जो चार्टर एक्ट आया, उसमें एबॉलिश किया गया कमर्शियल रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अलाउड ईस्ट इंडिया कंपनी टू परफॉर्म द पॉलिटिकल फंक्शंस ओनली। तो अगले जो 1833 में आया था, उसमें इसको भी मना कर दिया गया था, ओके। ऑल्सो एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन टी ट्रेड एंड अदर ट्रेड्स में भी इसको हटा दिया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नाउ विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड? तो किस में चार्टर एक्ट में ये बात कही गई? तो ये बात कही गई इन चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। अब इसमें वही एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड, इन दो चीज़ों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश किया गया मोनोपोली इन ट्रेड इन इंडिया, ओके। तो 1813 एक्सप्लेनेशन हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट 1813। अब हम चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे कि चार्टर एक्ट, जो कि हमें कुछ कुछ बातें मालूम है 1813 में। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम IAS पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। IAS 2019 प्री, ओके। अब इसमें देखो थोड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मांगा गया है कि चार्टर एक्ट 1813 क्या कहता है। तो हम पढ़ते हैं, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ओके। तो यही चीज़ हम पिछले दो क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो उस लिहाज से बिल्कुल ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, इज असर्टेड द सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, बिल्कुल, दिस स्टेटमेंट इट इज ऑल्सो करेक्ट हियर। द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रहा था, तो ये बात आपकी करेक्ट नहीं है। देखते हैं थोड़ा सा क्या है इसमें। Now, this kept rights over territory revenue under the East India Company for next 20 years. Indian revenue was brought under direct control of British Parliament through the
Act 1858, when designation of Secretary of State was made under the British Cabinet Minister, and especially to help him in revenue administration, Council of India was organized. Okay, तो जो 1813 का जो ये है, ये क्या करता है, केप्ट द राइट ओवर टेरिटरी एंड रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्ड यूज़ हुआ है ये गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, जो राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या रहेगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2। मूव करते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अच्छा, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है प्रीलिम्स में 2012 में। विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। ओके, सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। तो जो चार्टर एक्ट तुम्हारा 1833 का है, तो अंडर सेक्शन 87, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ चार्टर एक्ट 1833। तो ये अंडर किस सेक्शन के अंडर का आ रहा है, अंडर सेक्शन 87। इट स्टेटेड दैट नो पर्सन ऑफ इंडिया और द क्राउन वुड बी डिबार्ड फ्रॉम एनी पोस्ट और सर्विस अंडर कंपनी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और कलर और एनी। सब्सिक्वेंटली सेक्शन 87, इस एक्ट में जो सेक्शन अंडर 87 एक चीज़ और बोलता है, बिकेम द फाउंडेशन फॉर द डिमांड ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पॉलिटिकल मूवमेंट। ओके, तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन इन 1858 टू 1947। नेक्स्ट में हम क्या बात करेंगे, 1858 से लेकर 1947 तक जो एक्ट पास हुए हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर्स के। तो एक्ट पास्ड अंडर ब्रिटिश क्राउन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।